Very good evening, everyone. Welcome back to another session. And in this particular session, I'm going to talk about a very important thing, that is how to do revision. Yes, my dear students, since your exams are very near, आपके एग्जाम्स जो है वो बिल्कुल पास आ गए हैं. अगले 10 दिनों के अंदर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली. सो आई थॉट कि इस समय जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है रिवीजन करने की. बट सही तरीके से रिवीजन करने की, सही मेथड से रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन. तो इस मतलब वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि एक्टिव रिवीजन क्या होता है और किस तरीके से एक्टिव रिवीजन आपकी लाइफ को आसान बना सकता है, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को आसान बना सकता है. तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी क्लोज. और अगर आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाए. यू गेट टू रियलाइज दिस, यू गेट टू एक्सेप्ट दिस दैट रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. अगर आप इस चीज को रियलाइज नहीं करोगे, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि रिवीजन कितना ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी एग्जाम की तैयारी के अंदर, तो आप रिवीजन में टाइम भी नहीं लगाओगे. ठीक है, सम स्टूडेंट्स एंड अप स्टडिंग अ लॉट, बहुत सारा पढ़ लेते हैं बट रिवीजन ना करने की वजह से रिटेन इतना सा कर पाते हैं. और वहीं दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो कम पढ़ते हैं बट क्योंकि वो बार बार रिवाइज करते रहते हैं, 2 बार 3 बार रिवाइज करते रहते हैं, दे आर एबल टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इट इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है रिवीजन का, दैट रिवीजन विल हेल्प यू स्कोर बेटर मार्क्स. आप ये बात माने या ना माने, जो भी स्टूडेंट्स 2 या 3 बार रिवीजन करते हैं उनका हो सकता है सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो. इट माइट बी अ सिचुएशन कि वो 100% अपना सिलेबस ना कवर कर पाए हों. बट अगर उन्होंने 70% भी सिलेबस कवर किया बट दे आर कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग इट, बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं. अभी कैसे रिवाइज करना है उसके बारे में भी बात करेंगे. बट अगर उन्होंने 2 से 3 बार रिवीजन किया है तो आप ये बात मुझसे लिख के ले सकते हैं कि दे विल एंड अप स्कोरिंग बेटर मार्क्स देन यू इन देयर एग्जामिनेशन. अपने एग्जाम में वो आपसे बेटर परफॉर्म करके आएंगे. तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस करो, तभी आप टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ना तो सेकंड पॉइंट जो आपके दिमाग में आएगा, सर हाउ टू स्टार्ट. आपने रिवीजन के बारे में बात बोल दी, इतना सारा सिलेबस है हमारे पास, पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस है, रिवीजन स्टार्ट कैसे करना है. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट बाय एलोकेटिंग योर टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मुझे पता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि इस समय जब आपके पास 8 से 10 दिन लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स लगे हुए होंगे, लगातार ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, एंड इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं. बट एट द वेरी सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट कि जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे वो किसी भी रॉ मटेरियल से पढ़ा हो, चाहे मेरे स्टडी मटेरियल से पढ़ा हो, किसी और स्टडी मटेरियल से पढ़ा हो, आपको उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जितनी भी देर आप पढ़ रहे हैं, लेट्स से अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं दिन के, ठीक है, आप 6 घंटे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लगाइए, बट 2 घंटे आप डेली बेसिस पे निकाल के रिवीजन को दीजिए ही दीजिए. और अगर आपको लगता है कि आप वीकली अपना शेड्यूल बनाते हैं, लेट्स से आप मंडे को बैठते हो और मंडे से लेके संडे तक का अपना शेड्यूल बनाते हो, तो कोशिश करो कि डेली या फिर वीकली बेसिस पे अपने टाइम को एलोकेट कर लो कि इतनी देर मुझे प्रैक्टिस करना है, इतनी देर मुझे रिवीजन करना है. अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस की थोड़ी कम जरूरत है, आप ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप 5 घंटे रिवीजन को भी दे सकते हो, सॉरी 5 घंटे प्रैक्टिस को भी दे सकते हो और 3 घंटे रिवीजन को भी दे सकते हो. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन, इट्स टोटली योर डिस्क्रिप्शन. बट रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, तभी चीजें रिटेन होंगी, वरना नहीं होंगी. ठीक है, दीज वर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को मैं सिर्फ डायरेक्टली बता के नहीं, आपको दिखा के समझाना चाहूंगा थ्रू सम एग्जांपल्स. एक पेपर 1 का एग्जांपल लिया है मैंने, यूजीसी नेट पेपर 1 का, और एक यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का एग्जांपल लिया है. कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों के केस में फिट बैठ जाएगा. ठीक है, तो एक्टिव रिवीजन होता क्या है वो पहले समझ लेते हैं. तो लेट से आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो यूजीसी नेट पेपर 1 का, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है 100%, चाहे किसी भी फॉर्म में है. अब ब्रॉडली आपको पता है कि आपने 4 तरीके की सैम्पलिंग पढ़ी हुई है अंडर द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. दैट इज लेट्स से रैंडम सैम्पलिंग हो गया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, और क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया. आपने टाइम इन्वेस्ट किया, आपने जो भी मटेरियल परचेस किया हुआ था या जिस भी बुक से पढ़ रहे थे उसके साथ आपने सब कुछ पढ़ लिया. अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एक तो या तो वो बहुत लंबे टाइम तक रिवीजन ही नहीं करते हैं, या तो वो गलत तरीके से रिवीजन करते हैं. तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको एक्चुअली रिवाइज कैसे करना है. इस स्ट्रैटेजी को या फिर इस मेथड को आप एक्टिव रिवीजन कह सकते हो. ठीक है, इसमें करना क्या है, एक बार आपने पढ़ लिया व्हाटएवर बी द टॉपिक, अब आपको क्या करना है, एक पेज ले लेना है, A4 शीट ले लीजिए, कोई डायरी ले लीजिए, कोई कॉपी ले लीजिए, एंड अपना पेन ले लेना है.
अब आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि यार प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में था क्या। अब आप किसी भी बेसिस पे बना सकते हो, आप एग्जाम्पल के बेसिस पे बना सकते हो, आप किसी निमोनिक्स के बेसिस पे बना सकते हो। द आइडिया इज कि आप बिना नोट्स को रेफर किए, बिना दोबारा नोट्स को उठाए हुए, एक कॉपी पेन लेके, पेपर पेन लेके, आपको जो भी रिकॉल हो रहा है, जितना भी आप याद कर पा रहे हो, आप उसको ब्रीफली लिखने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, जब आप चीजों को लिखोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा पूरी कहानी लिख दो, पूरा एस्से लिख दो, जब आप पॉइंटर्स के फॉर्म में इन 4 हेडिंग्स को लिखोगे कि यार मुझे कितना रिकॉल हो पा रहा है, उसी समय पे आपको पता चल जाएगा कि यार 4 मैंने टेक्निक्स पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, इसमें से मैं 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूं या फिर 3 ही रिकॉल कर पा रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रिवाइजिंग। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस भी लगता है, बिकॉज कुछ टाइम आपको लगेगा इस चीज को हैबिचुएटेड होते हुए, थोड़ा हैबिट डालने में। बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग एक्टिव रिवीजन, जहां पे आप बहुत कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। लेट्स से पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिया, और अगर आपको लगता है कि यार मैंने 1 महीने पहले रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा था, लेट्स सी मैं कितना रिवाइज कर पा रहा हूं, या लेट्स से 15 दिन पहले पढ़ा था, मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूं। पेपर पेन लिया और लिखना शुरू कर दिया, जो भी आप रिकॉल कर पा रहे हो। लेट्स से टाइप्स ऑफ रिसर्च है, लेट्स से टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है, ठीक है, लेट्स से मेथड्स ऑफ रिसर्च है, टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितना भी आपको याद आ रहा है, बहुत ब्रीफ वे में, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखते हुए, सिर्फ कीवर्ड्स लिखते हुए आपने पूरा रिवाइज कर लिया। तो इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलूं, अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी होगी, तो 1 घंटे के अंदर, सवा घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड हेडिंग बाय हेडिंग रिवाइज भी कर लोगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट है जो मुझे नहीं आता। ठीक है, सो हमने ये कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ एग्जांपल्स बना लिया। अब आपने जैसे भी पढ़ा होगा, जो भी आपको बेस्ट मेथड लगता है, आपको लगता है आप निमोनिक से याद कर पा रहे हो, आपको लगता है आप एग्जांपल से याद कर पा रहे हो, जो भी आपको बेस्ट मेथड लगता है, उसके बेसिस पे आप एक्टिव रिवीजन करके रिकॉल कर सकते हो। यहां मैंने एग्जांपल लिया है यूज करने के लिए। रैंडम सैम्पलिंग, मैंने एग्जांपल याद कर लिया कि भाई लॉटरी टिकट जो होती है वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड का एग्जांपल है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहां पे एक सिस्टमैटिक वे होता है डेटा कलेक्शन का, यहां पे असेंबली में जो रोज होती हैं, लाइन में जो लोग लगे होते हैं, ठीक है, उनका एग्जांपल से मैंने याद कर लिया कि लेट्स से एवरी 5th चाइल्ड इज कलेक्टेड फॉर द सैंपल, इज सिलेक्टेड फॉर द सैंपल, तो वो हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गया। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जहां पे आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे स्टार्टा बनाते हो, तो मैंने यहाँ पे जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। और क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, आप एक हेटेरोजेनस क्लस्टर में से लोगों को पिक कर लेते हो, ठीक है, रैंडमली उठा लेते हो, ठीक है, और उनके बेसिस पे फर्दर रिसर्च कंडक्ट करते हो, जिसके लिए मैंने एग्जांपल ले लिया रैंडम हाउसहोल्ड फ्रॉम एक्स सोसाइटी। एक एक्स सोसाइटी है जहां पे रैंडमली लोग बटे हुए हैं, हेटेरोजेनिटी के फॉर्म में बटे हुए हैं, उसमें से कोई भी एक हाउस होल्ड मैंने उठा लिया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिया, ठीक है। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं, पेपर पेन मैंने ले लिया और इसको मैं पेपर पेन पे लिख रहा हूं, ठीक है। इन दिस वे मैंने बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत ही लेस टाइम के अंदर, चारों टाइप के सैंपलिंग मेथड रिवाइज कर लिया अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। आपको कोई और एग्जाम्पल यूज करना है, आपको कोई और मेथड यूज करना है, आप यूज कर सकते हो, बट अगर पेपर पेन लेके लिखोगे, सिंसियरली लिखोगे, तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी और कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाओ, ठीक है। ये एक पेपर 1 का एग्जांपल देख लिया। अब एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं, विच इज फॉर पेपर 2, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन टॉपिक आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। लेट्स से 4 मोटिवेशन थ्योरीज हैं जो आपने पहले पढ़ ली। वन इज नीड्स हायरार्की थ्योरी, सेकंड वन इज 2 फैक्टर थ्योरी, थर्ड वन इज ईआरजी थ्योरी, एंड द फोर्थ वन इज वैलेंस थ्योरी। अब आप इन थ्योरीज के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, अजम्पशंस पढ़ोगे, लेवल्स पढ़ोगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ पढ़ोगे, ठीक है। बट कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जो आपको पकड़ के चलनी पड़ेगी, विच इज गोइंग टू हेल्प यू रिकॉल, ठीक है। तो लेट्स से आपने बहुत सारा पढ़ लिया, दोबारा सेम मेथड अप्लाई करो, ठीक है। एक कॉपी पेन ले लो, ब्लैंक कॉपी पेन, और कोशिश करो लिखने की कि इन 4 थ्योरीज के बारे में जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज याद आ रही है, वो आप पेपर पेन पे लिखो एंड ट्राई टू रिकॉल कि आप कितना याद रख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा रिवीजन में भी, एंड ये विल दिस विल आल्सो टेल यू कि कौन सी मोटिवेशन थ्योरी है जो आप भूल रहे हो या फिर जो आप याद नहीं कर पा रहे, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने नेम्स का इस्तेमाल किया। आई हैव मेड यूज ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल हु हैव गिवन दीज थ्योरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बात करें तो ये किसने दी थी भाई, ये दी थी ए एम मास्लो साहब ने दी थी। ईआरजी थ्योरी के बारे में बात करें, ये किसने दी थी, क्लेटन हेल्डरफर साहब ने दी थी। 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बात करें, ये किसने दी थी, हर्सबर्ग थ्योरी ने दी थी। वैलेंस थ्योरी के बारे में बात करें, ये किसने दी थी, विक्टर ब्रूम्स ने दी थी। तो यहां पे 4 नाम्स के थ्रू पीपल हु हैव गिवन दीज थ्योरीज, उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन देम, बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ दीज पीपल, आई हैव बीन एबल टू रिकॉल दीज थ्योरीज। तो यहां पे मैंने दोबारा सेम मेथड अप्लाई किया, कागज पेन उठाया, उसमें लिखना शुरू किया, और जितना भी याद कर पाया मैंने वो सारा का सारा एक्टिव रिवीजन के फॉर्म में रिवाइज कर लिया। यही मेथड आपको पेपर 1 में भी अप्लाई करना है, यही मेथड आपको पेपर 2 में भी अप्लाई करना है।
तभी आप कम टाइम के अंदर ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। वरना अगर अब सोच रहे हो कि यार 10 दिन का समय बचा है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज करूंगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो आई थिंक मेथड समझ में आ गया, 2 एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब लास्ट में एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे एक मीम डाला है मैंने, जो आई बिलीव आप समझ पाओगे। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि यार सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही काम हो जाता है। अगर हम ज्यादा एमसीक्यूज लगा लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस लगा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, हम एग्जाम में सफलता पा लेंगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो रिवीजन है उसकी यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा अपने दिमाग में जोर डालोगे, एफर्ट्स मारोगे, बट इन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मीम है, आपको याद होगा कि ये प्रोफेसर साहब है, ठीक है, और इनके 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फरहान और राजू। तो इनके लिए एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इन 2 जीनियसेस के जो ब्रेन है, ये हम निकाल के बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छे प्राइस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अनयूज ब्रेन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक सरकाजम मारा जा रहा है कि भाई इन ब्रेन्स को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इस एक्सरसाइज को, जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई एक्टिव रिवीजन की, आप इसको जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाओगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। तो प्लीज एक्टिव रिवीजन को डिस्काउंट मत करिए। इस समय क्वेश्चन लगाने से ज्यादा जरूरी, एंड दिस इज अ फैक्ट, क्वेश्चन लगाने से ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा यूजफुल क्या है, रिवीजन करना। तो रिवीजन इस समय बहुत ज्यादा यूजफुल है। कोशिश करिए कि जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज कर सकते हैं अपने सिलेबस को, उतनी ज्यादा बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी साइड से, ताकि मैं थोड़ा सा आपको साइंटिफिक वे में समझा पाऊं कि रिवीजन कैसे करना है। अदरवाइज जितना सिलेबस है, ट्रस्ट मी, आप क्या, मैं भी अगर बैठूं इस समय रिवीजन करने में, और अगर इस तरीके की एक्टिव रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी ना यूज करूं, नोट्स उठा के पढ़ने की कोशिश करूं, तो मैं भी रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।